नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, इस की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? एटॉमिक बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन आपका रासायनिक अभिक्रिया पर, दूसरा नाभिकीय संलयन पर, तीसरा परमाणु की आपसी टक्कर पर, और चौथा नाभिकीय विखंडन पर। तो दोस्तों, परमाणु बम एटॉमिक बम जो होता है वो आपके नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन क्या होता है दोस्तों? जब एक भारी नाभिक जो होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, और साथ में न्यूट्रॉन और ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस अभिक्रिया को अपन नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो परमाणु बम और अपने परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर जिसको कहते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन का मतलब होता है इसमें दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को अपन नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा बनती है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। लेकिन अपना प्रश्न है कि परमाणु बम किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन आपका सिर्फ गैस में, दूसरा सिर्फ ठोस में, तीसरा सिर्फ द्रव में, और चौथा तीनों माध्यम में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वो केवल और केवल ठोस माध्यम में, सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सिर्फ ठोस में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? पहला ऑप्शन आपका ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, और चौथा तीनों माध्यम में। तो दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती है वो अपने ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में होती है और अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन आपका नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, और चौथा विकिरण। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नाभिकीय संलयन। अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सूर्य के अंदर ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा बनती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। और तारों में भी ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य बना होता है मुख्यतः, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन से, दूसरा हीलियम से, तीसरा कार्बन से, और चौथा अ दोनों से। तो दोस्तों, सूर्य जो बना होता है वो किससे बना होता है? आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके डी, अ व ब दोनों। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है। सूर्य को हाइड्रोजन गैस का गोला माना जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन होती है 71% और हीलियम पाई जाती है 27%।
तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है सूर्य किन दो गैसों का गोला होता है, या सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। 71% हाइड्रोजन होती है और 27% क्या होती है, हीलियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो पहला ऑप्शन आपका रदरफोर्ड, दूसरा हेनरी बेकुरल, और तीसरा फर्मी, और चौथा ओटो हॉर्न। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार जो करने वाले थे वो थे आपके एनरिको फर्मी। कौन थे? एनरिको फर्मी। और ओटो हॉर्न ने बनाया था दोस्तों परमाणु बम। क्या बनाया था? परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किया था ओटो हॉर्न ने, ध्यान रखना। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड टेलर। कौन थे दोस्तों? एडवर्ड टेलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन आपका ठोस में, दूसरा गैस में, तीसरा द्रव में, और चौथा इन तीनों में। तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक माना जाता है वो किस में माना जाता है? आपका सही आंसर होगा इसमें ठोस में। किस में माना जाता है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और ठोस में भी किस में होती है दोस्तों? इस्पात या स्टील में। किस में होती है? इस्पात या स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 5148 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखना ध्वनि की तरंग का वेग जो होता है सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है निर्वात में। किस में होता है दोस्तों? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि किस में से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, तो निर्वात में से। और ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है आपकी इस्पात या स्टील में 5148। और ये माध्यम क्या हो गया? ठोस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवर्ती परिसर, मतलब पराश्रव्य तरंगे क्या होती है जिनका आवर्ती परिसर कितना होता है? तो पहला ऑप्शन आपका 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, और तीसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगें वे होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगों को कहते हैं अवसर्व्य। क्या कहते हैं? अवसर्व्य। इनको हमारे कान नहीं सुन सकते दोस्तों। अवसर्व्य का दूसरा नाम इन्फ्रासोनिक भी है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि तरंगे होती है सर्व्य ध्वनि। ये हमारे कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि होती है। मनुष्य के कान इसको आसानी से सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य को अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। और पराश्रव्य तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो इनको हमारे कान सुन तो सकते हैं लेकिन ये हमारे कानों के लिए कष्टदायी होती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखना। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका 39 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -40 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा 49 डिग्री सेल्सियस, और चौथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों वह तापमान जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों समान होते हैं, उसका आपका सही आंसर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस तापमान पर दोनों पैमाने क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बार आता है, मानव शरीर का ताप होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चौथा अवैध दोनों। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मानव शरीर का तापमान पूछा गया है, तो सेंटीग्रेड में होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, सही बात है। और आपके फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपके दोनों ही मान सही है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अवैध दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 5 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 7 डिग्री सेल्सियस, और चौथा 0 डिग्री सेल्सियस।
तो दोस्तों वह ताप जिस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है उस ताप का मान बताना, आपको जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। ध्यान रखना, क्योंकि घनत्व और आयतन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन मतलब आप इसको लिख सकते हो D बराबर M/V। D बराबर M/V। मतलब यहाँ पर देखो आयतन और घनत्व जो है इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मतलब आयतन न्यूनतम है, वहां पर घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व होता है अधिकतम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लाइक और शेयर करें। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, पहला ऑप्शन आपका 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा 6400 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरा 332 मीटर पर सेकेंड और चौथा 764 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जड़त्व का गुण मतलब किस पर निर्भर करता है या क्या होता है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता और केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो दोस्तों जड़त्व का जो गुण होता है वो आपके किस में होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। वैसे जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक स्थिर अवस्था का जड़त्व और एक गतिशील अवस्था का जड़त्व है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थिर अवस्था का जड़त्व है और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिशील अवस्था का जड़त्व है। और जड़त्व का गुण जो है ये अपने दिखाई देता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम में दोस्तों। तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है जड़त्व का गुण किस में होता है? तो प्रत्येक वस्तु में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इधर आपको उपकरण दे रखे हैं और इधर ऊर्जा का रूपांतरण, मतलब ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। दूसरा लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तीसरा डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और चौथा सितार, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सितार। देखो सितार ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ना बदलकर यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, न्यूटन की किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दोस्तों ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इनमें से प्रश्न आपके मिलेगा राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम ले उनमें एक दो प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो इनको अच्छी तरह रट लीजिएगा दोस्तों। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन गति के प्रथम नियम से और दूसरा गति के द्वितीय नियम से, तीसरा गति के तृतीय नियम से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक होता है F बराबर ma। क्या होता है दोस्तों? F बराबर ma। F का मतलब होता है फोर्स मानी बल, बल बराबर m का मतलब होता है द्रव्यमान। दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान इंटू a का मतलब त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो बल का व्यंजक है F बराबर ma, ये हमारे को प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से? आंसर दीजिएगा जल्दी से। गति के द्वितीय नियम से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? गति के द्वितीय नियम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा बढ़ता है,
तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो है वो आपके घटता है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, पहाड़ ऊपर जो खाना बनता है वो देरी से बनता है, क्योंकि वहां पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब का मान घटता जाता है, और नीचे जाने पर, पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर वायु दाब का मान बढ़ता जाता है। और वायु दाब को मापने का यंत्र होता है दोस्तों बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा, प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर, और तीसरा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चौथा 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है कितना, वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। और 6.4 इंटू 10 की घात 6, यहाँ पर दोस्तों ये 10 की घात 6, और ये होती है पृथ्वी की त्रिज्या। क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। और 9.8 होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। किसका मान है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण छोटी वाला, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानी की बूंदें जो होती है वो गोल किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपका पलवन, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा केशिकात्व, और चौथा उत्क्षेप। तो दोस्तों पानी की बूंद गोल होने का जो कारण है वो है आपका पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल, पहला ऑप्शन बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ये सभी। तो दोस्तों झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठती है तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? तो आपका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्मियों में लोलक मतलब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल, लोलक आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से होता है आपका लोलक, इस प्रकार का लोलक होता है, आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से गति करता है। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल जो होगा, अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो भी दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या होगा, वो घड़ी की जो सुइयां होती है वो सुस्त हो जाती है गर्मियों के दिनों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग क्या है? पहला ऑप्शन आपका अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा विद्युत चुंबकीय, और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों ध्वनि तरंग जो है वो है आपकी अनुदैर्ध्य। कैसी है, अनुदैर्ध्य। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ध्यान रखना। ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है, थोड़ा सा समझो दोस्तों। अनुप्रस्थ क्या होता है, पहली बात तो
अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है? मान लो कि ये कोई माध्यम है, इस माध्यम के कण इस प्रकार से गति कर रहे हैं, माध्यम के कण किस प्रकार से गति कर रहे हैं? इस प्रकार से गति कर रहे हैं। और तरंग गति की दिशा अगर इन माध्यम के कणों के लंबवत है, कैसे हैं? लंबवत है, तो उस तरंग की प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ होगी। कैसी होगी दोस्तों? अनुप्रस्थ। तो आपके प्रकाश की तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अब देखो अनुदैर्ध्य का मतलब समझो दोस्तों, मान लो कि ये कोई माध्यम है, इस माध्यम के कण ऐसे गति कर रहे हैं और तरंग गति की दिशा भी इन माध्यम के कणों के समांतर है। ये तरंग गति है और तरंग गति की दिशा भी माध्यम के कणों के अगर समांतर है तो वो कहलाएगी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे ध्वनि तरंग, भूकंप की तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, जल तरंगे, ये सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है दोस्तों। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके बाद में लिख सकते हो दोस्तों, क्या क्या उदाहरण है और क्या बताया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। दूसरा, ध्वनि का तारतम्य कम होता है। ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है और ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो दोस्तों स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है। क्या अधिक होती है? आवृत्ति। और जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका तारतम्य अधिक होता है। क्या अधिक होता है? तारतम्य। मतलब आवृत्ति तारतम्य पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर स्त्रियों की आवाज का ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। पहला ऑप्शन आपका 25 सेंटीमीटर, दूसरा 17 सेंटीमीटर, तीसरा 12 मीटर में है 12 मीटर और चौथा 9 मीटर। तो दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 17 मीटर। कितनी होती है? 17 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन आपका एक्स किरणें, दूसरा पराबैंगनी किरणें, तीसरा गामा किरणें और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है वो किसकी होती है? वो होती है आपके गामा किरणों की। किसकी होती है? गामा किरणों की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा बर्फ की, दूसरा बालू की, तीसरा पानी की और चौथा लोहा की। तो दोस्तों यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पानी की। किसकी? पानी की। विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है पानी की और गुप्त ऊष्मा होती है भाप की। किसकी होती है? भाप की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा भी पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछी गई थी। मतलब किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप, कोई भी 1 ग्राम पदार्थ है, इस पदार्थ का ताप बढ़ाना 1 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, आवश्यक ऊष्मा, उसी ऊष्मा को कहते हैं अपन विशिष्ट ऊष्मा। तो ये ध्यान रखना। और विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है किसकी? पानी की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव तापमान मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, जो सबसे कम तापमान है, तापमान की सीमा न्यूनतम जो है वो कितनी है? पहला ऑप्शन आपका -373 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -273 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -171 डिग्री सेल्सियस और चौथा 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा
अगला प्रश्न आपका, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? पहला आपका विकिरण, दूसरा संवहन, तीसरा चालन और चौथा इन तीनों विधियों से। तो दोस्तों ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो होता है आपका चालन विधि से। किससे होता है? चालन विधि से। गैसों और द्रवों में, गैसों और द्रवों में जो ऊष्मा का संचरण होता है दोस्तों वो होता है संवहन विधि से। किस विधि से? संवहन विधि से। और जिसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती उसमें संचरण होता है विकिरण विधि से। जैसे निर्वात में ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है? विकिरण विधि से। तो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा ही पहुंचता है। तो यहाँ पर ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है दोस्तों चालन विधि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न 29वां। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। तो पहला ऑप्शन कम होती है, दूसरा अधिक होती है, तीसरा एक समान होती है और चौथा नहीं होती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अधिक होती है। भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है और पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ये ध्यान रखना। भाप, अब अगर हम उबलते जल की अपेक्षा भाप के हाथ लगाते हैं तो भाप से हमारे जलन ज़्यादा होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों अभी अभी बताया था, आंसर दीजिएगा जल्दी से। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण, पहला ऑप्शन चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा तीनों विधियों से। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकिरण विधि से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि से आता है? विकिरण विधि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या अवश्य दोनों होती है। तो दोस्तों प्रकाश की जो तरंग होती है हमें पता है अनुप्रस्थ भी होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अवश्य दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन निर्वात, दूसरा पानी, तीसरा कांच और चौथा विशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा निर्वात। बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, और सबसे कम होती है ठोस में। किस में होती है दोस्तों? सबसे कम होती है आपके ठोस में, सबसे कम होती है ठोस में। और ध्यान रखना निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या अपन इसको किलोमीटर में बदले तो अपन कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यही आ गया दोस्तों किलोमीटर में बदलने वाला। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पहला ऑप्शन 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा 3,60,000 किलोमीटर पर सेकेंड और तीसरा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और चौथा 1120 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 34वां, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा आसमानी, तीसरा पीला और चौथा बैंगनी। तो दोस्तों प्रकीर्णन जो सर्वाधिक होता है वो किस रंग का होता है? वो होता है आपके बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है प्रकीर्णन दोस्तों? वो होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। दोस्तों ध्यान रखना लाल रंग का केवल तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। क्या होता है? तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य मतलब लाल रंग अधिक दूरी तय करता है इसलिए इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और तरंगदैर्ध्य कम होता है बैंगनी का। बाकी अगर आपसे पूछा जाए प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है तो बैंगनी का।
वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक किसका होता है? तो बैंगनी का। अपवर्तनांक सर्वाधिक किसका होता है? तो बैंगनी का। लेकिन आपके लाल का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहां पर लाइटें लाल रंग की बनी होती है, क्योंकि वो दूर से ही दिखाई दे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा दोस्तों। अभी अभी बताया आपको किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन आपका बैंगनी, दूसरा लाल, तीसरा पीला और चौथा आसमानी। तो अपवर्तनांक भी सर्वाधिक किसका होगा दोस्तों? बैंगनी का। और सबसे कम किसका होगा? लाल का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दूसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा प्रकाश का व्यतिकरण और चौथा प्रकाश का अपवर्तनांक। तो दोस्तों प्रकाश आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वैसे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है दोस्तों काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, और जहां पर वायुमंडल नहीं है वहां पर प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होगी। तो प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन आपका हीरे का चमकना, दूसरा रेगिस्तान में मरीचिका मिरेज बनना, और तीसरा कांच में आई दरार का चमकना, और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। किसकी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो आपका सी आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हेडलाइट को अपन हिंदी में कहते हैं अग्रदीप। क्या कहते हैं? अग्रदीप। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों की अग्रदीप में कौन सा दर्पण काम में आता है या हेडलाइट में? तो पहला ऑप्शन आपका अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतला उत्तल दर्पण और चौथा उभयोतल दर्पण। तो दोस्तों गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। वैसे दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग अपने दंत चिकित्सक भी करता है। कौन करता है? दंत चिकित्सक। दांतों का जो डॉक्टर होता है वो दांतों को बड़ा देखने के लिए इसका प्रयोग करता है। इसके अलावा अपने शेविंग दर्पणों में, किसमें करते हैं? शेविंग दर्पणों में। शेविंग दर्पणों में अवतल दर्पण काम में आता है। इसके अलावा सौर भट्टी और सौर कुकर में भी अवतल दर्पण काम में आता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों एक तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, जो गाड़ियों में साइड का मिरर लगा होता है वो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। और इसके अलावा सड़कों पर सोडियम परावर्तक लैंप लगे होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी अभी बताया था दोस्तों आपको, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा समतला उत्तल दर्पण साइनोक्रिक मिरर और चौथा साधारण दर्पण मतलब ऑर्डिनरी मिरर। तो दोस्तों वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? पहला ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और चौथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो किसके कारण आते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सॉरी दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु आपको हिलती हुई टिमटिमाती नजर आती है तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जैसे तारों का टिमटिमाना, इसके अलावा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, और इसके अलावा अपने पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब घटनाएं किसकी है? अपवर्तन की है। अगर कोई हिलती हुई टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे उठी हुई दिखाई देती है तो वो वस्तु किसके कारण दिखेगी? अपवर्तन के कारण।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि लाल रंग का केवल और केवल तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, बाकी सब अधिक होते हैं बैंगनी के। तो सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला और चौथा बैंगनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, सबसे कम लाल का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? भाई पहला ऑप्शन लाल है, दूसरा नीला, तीसरा हरा और चौथा इन तीनों को। तो दोस्तों प्राथमिक रंग कहते हैं इन तीनों को, है ना। आप इसको छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो, हलनी। कौन सी नी? हलनी। है से हरा, ले से लाल और नी से नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों। हलनी से याद रखना प्राथमिक रंगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? पहला ऑप्शन कॉर्निया, दूसरा प्यूपिल, तीसरा रेटिना और चौथा आइरिस। दोस्तों आंसर दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर। रेटिना का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, ध्यान रखना, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 44वां, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन देखिएगा, पहला उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल और चौथा बेलनाकार। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा काम में आता है। निकट में 3 अक्षर है तो इसके लिए 4 अक्षरों वाला लेंस लगेगा, और दूर में 2 अक्षर आते हैं तो इसके लिए 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा, मतलब दूर में उत्तल आता है और निकट में अवतल आता है। या ऐसे देख लो कि दूर में ऊ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर उत्तल लेंस आएगा दूर में, और निकट में ए की ध्वनि आ रही है तो अवतल लेंस काम में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर आना चाहिए दोस्तों फटाफट से। पहला उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल और चौथा बाइफोकल लेंस। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। दूर में 2 अक्षर, इसके लिए लेंस लगेगा 3 अक्षरों वाला। निकट में 3 अक्षर, इसके लिए लेंस लगेगा 4 अक्षरों वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 20 सेंटीमीटर और चौथा 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25। और अधिकतम दूरी होती है अनंत। अधिकतम कितनी होती है? अनंत दूरी तक मनुष्य की आंखें स्पष्ट देख सकती है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आंसर आना चाहिए दोस्तों फटाफट। पहला नीला, दूसरा हरा, तीसरा उजला और चौथा काला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है दोस्तों काला। कैसा दिखता है? काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, और जहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है वहां पर किरण की घटना घटित नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक मेजर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? पहला एम्पियर, दूसरा ओम, तीसरा अर्ग और चौथा जूल। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें जल्दी से। प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, और एम्पियर होता है धारा का। किसका होता है? धारा का, ध्यान रखना। और जूल होता है कार्य का। जूल किसका होता है? कार्य का। और अर्ग होता है कार्य का सीजीएस मात्रक, और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ओम प्रतिरोध का मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न। तो पहला ऑप्शन आपका सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा आयरन, चौथा अवैध दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर सेमीकंडक्टर अर्धचालक का जो काम करते हैं वो है अवैध दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, ये दोनों आपके काम में आते हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब के भीतर होता है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है और हाइड्रोजन भरी रहती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा निष्क्रिय गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन अक्रिय या निष्क्रिय गैस भरते हैं और साथ में नाइट्रोजन भी भरी जाती है। तो दोस्तों ये थे भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और इसके बाद अगला PDF भी भौतिक विज्ञान से संबंधित ही आएगा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आप इनको लगातार पढ़ते रहिएगा और लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें इसको, और साथ में जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।